भारत माता की इनकलाब, वंदे वंदे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुणा। दिल्ली के जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल ने आज जनता की अदालत लगाई, जिसमें मंच पर लगे बैनर पर लिखा था जनता की अदालत में केजरीवाल। इस कार्यक्रम के जरिए अरविंद केजरीवाल ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के प्रचार अभियान का आगाज किया। वहीं आपके इस कार्यक्रम में दिल्ली भर से भारी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर तंज कसा। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 4 अप्रैल 2011 का दिन था जब भ्रष्टाचार विरोधी अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था। हम ईमानदारी से सरकार चला रहे थे, जनता को सुविधाएं दी, बिजली फ्री की, पानी फ्री किया, महिलाओं के लिए बस फ्री की, बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा करवाई, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक और शानदार स्कूल बनाए। 10 सालों तक ईमानदारी से काम किया। तो नरेंद्र मोदी को लगने लगा कि इनसे जीतना है तो ईमानदारी पर चोट करो, इसलिए उन्होंने हम पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए। हमारे मंत्रियों और नेताओं को चुन चुन कर जेल में डाला। आज भी याद है, तारीख भी याद है, 4 अप्रैल 2011 का दिन था जब आजाद भारत का भ्रष्टाचार विरोधी सबसे बड़ा आंदोलन अन्ना आंदोलन यहां जंतर मंतर से शुरू हुआ था। भ्रष्टाचार के खिलाफ आजाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन 4 अप्रैल 2011 को जंतर मंतर से शुरू हुआ था। 1.5-2 साल, कभी जंतर मंतर, कभी मुंबई, कभी रामलीला मैदान। लेकिन उस वक्त की सरकार भी बहुत अहंकारी थी, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, चैलेंज करते थे, चुनाव लड़के दिखाओ, जीत के दिखाओ, चुनाव लड़के दिखाओ, जीत के दिखाओ, कहते थे ना। हम तो छोटे से लोग थे, हमें तो चुनाव लड़ना नहीं आता था, और चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, गुंडे चाहिए, आदमी चाहिए। हमारे पास तो ना पैसा था, ना आदमी थे, ना गुंडे थे, हम चुनाव कैसे लड़ते? पर वो बार बार कहते थे चुनाव लड़के दिखाओ, चुनाव लड़के दिखाओ। हम भी चुनाव लड़ लिए और देखो जनता ने हमको जिता दिया। पहली बार में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। देश के अंदर हमने 2013 में चुनाव हुए थे, देश के अंदर साबित कर दिया ईमानदारी से चुनाव लड़े भी जा सकते हैं और ईमानदारी से चुनाव जीते भी जा सकते हैं। जब हम चुनाव लड़े थे उन दिनों में तो ये कहते थे सारे पार्टी वाले, अरे इनकी तो जमानत जब्त होगी, केजरीवाल की जमानत बच जाए चाहे। पहली बार में सरकार बन गई थी दिल्ली के अंदर हमारी 49 दिन की सरकार। ईमानदारी से चुनाव लड़े थे हम, हमारे पास कोई पैसा नहीं था, कोई आदमी नहीं था, ईमानदारी से चुनाव लड़े थे। देश में साबित कर दिया कि ईमानदारी से चुनाव लड़े जा सकते हैं। पिछले 10 साल से दिल्ली के अंदर हम लोग सरकार चला रहे थे, ईमानदारी से सरकार चला रहे थे, ईमानदारी से पैसे सरकार के बचा रहे थे और ऐसी ऐसी सुविधाएं दी हमने जनता को जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बिजली 24 घंटे कर दी, बिजली फ्री कर दी, बिजली पानी फ्री कर दिया, महिलाओं के लिए बसों का किराया मुफ्त कर दिया, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कर दी, शानदार अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, लोगों का इलाज मुफ्त कर दिया, शानदार स्कूल बना दिए, लोगों की शिक्षा शानदार कर दी, बच्चों को भविष्य दे दिया। 10 साल ईमानदारी से काम किया। मोदी जी को लगने लगा कि अगर इनसे जीतना है तो इनकी ईमानदारी पे चोट करो,
इनको बेईमान साबित करो। तो प्रधानमंत्री जी ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने षड्यंत्र रचा, केजरीवाल को बेईमान साबित करो, मनीष सिसोदिया को बेईमान साबित करो, आम आदमी पार्टी को बेईमान साबित करो। और षड्यंत्र रच के इन्होंने हमारे सारे बड़े बड़े नेताओं को एक एक करके जेल में डाल दिया। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से अपने इस्तीफा का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है मुझे पैसे नहीं कमाने, हम देश की राजनीति बदलने आए हैं। मैं नेता नहीं हूँ, मेरी मोटी चमड़ी नहीं है। बीजेपी वाले जब मुझे चोर और भ्रष्टाचारी कहते हैं तो मुझे फर्क पड़ता है, दुख होता है। मैं आज इसलिए यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं अंदर से पीड़ित और दुखी हूँ। थोड़े दिन में मुख्यमंत्री आवास भी छोड़ दूंगा। आज मेरे पास घर भी नहीं है, लेकिन लोगों का प्यार खूब मिला है। और जेल से बाहर आने के बाद मैंने इस्तीफा दे दिया। आपके मन में यह चल रहा होगा कि केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मैं ये सब करने के लिए, गंद करने के लिए नहीं आया था। मैं भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आया था। मैं सत्ता का लालच, सत्ता की भूख नहीं है मेरे को सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है। मैं पैसे कमाने नहीं आया। पैसे कमाने होते इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी करता था। उस नौकरी में जितने करोड़ों रुपए चाहता मैं कमा सकता था। पैसे नहीं कमाने, देश के लिए आए थे, भारत माता के लिए आए थे, देश की राजनीति बदलने के लिए आए थे। दोस्तों, इन नेताओं को फर्क नहीं पड़ता। इन नेताओं की मोटी चमड़ी है, इनके ऊपर जितने मर्जी आरोप लग जाए, इन नेताओं को फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, मैं नेता नहीं हूं, मेरी मोटी चमड़ी नहीं है, मेरे को फर्क पड़ता है। मेरे पे जब ये कीचड़ फेंकते हैं बीजेपी वाले, मेरे को जब ये चोर कहते हैं, मेरे को जब ये भ्रष्टाचारी कहते हैं, मेरे को जब ये गाली देते हैं, मेरे को फर्क पड़ता है। आज मैं बहुत दुखी हूं, आज मेरी आत्मा पीड़ित है, मैं अंदर से बहुत दुखी हूं और इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया। मैंने अपनी जिंदगी में केवल इज्जत कमाई है, मैंने अपनी जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है। मेरे बैंक में कोई पैसा नहीं है, मेरी पार्टी के बैंक में कोई पैसा नहीं है, मैंने केवल इज्जत कमाई है। आज 10 साल के बाद जब मैंने इस्तीफा दिया है, थोड़े दिन में मैं सीएम का बंगला छोड़ दूंगा। आज दिल्ली के अंदर मेरे पास घर भी नहीं है रहने के लिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भ्रष्टाचार किया होता तो 10 साल में 10 कोठी घर बन जाते, लेकिन 10 साल में जनता का प्यार कमाया। ये केस इतनी जल्दी नहीं खत्म होने वाला, पता नहीं कितने दिन तक चलेगा। तब तक मैं भ्रष्टाचार की दाग के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, इस दाग के साथ मैं जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए मैंने इस्तीफा देकर जनता की अदालत में जाना तय किया। तो कई लोग कहते हैं, कैसा आदमी है यार तू, 10 साल राजनीति करी, 10 साल सीएम रह गया, 10 साल में तो 10 कोठियां बन जाती, 10 घर बन जाते, 10 प्लॉट बन जाते। मैंने कुछ नहीं कमाया 10 साल के अंदर, केवल आपका आशीर्वाद कमाया, आपका प्यार कमाया है 10 साल के अंदर। जेल से आया, मैंने मन में सोचा था जब तक कोर्ट मेरे को बाइज्जत बरी नहीं कर देता मैं दोबारा कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। लेकिन मेरे को वकीलों ने कहा यह केस अभी 8 साल चल सकता है, 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा, यह केस का कोई भरोसा नहीं है, यह केस अभी बहुत लंबा चलेगा। तो मैंने तय किया मैं अपनी जनता की अदालत में जाऊंगा, जनता से पूछूंगा कि जनता मेरे को बताए कि मैं बेईमान हूं कि मैं ईमानदार हूं। मैं दाग के साथ नहीं जी सकता, दाग के साथ काम करना तो दूर की बात है, मैं इस दाग के साथ में जी भी नहीं सकता, मैं जिंदा भी नहीं रह सकता। अरविंद केजरीवाल ने जनता से अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट भी मांगा। उन्होंने रैली में आए लोगों से कहा, जिन्हें लगता है नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल के खिलाफ षड्यंत्र रचा है, वो हाथ खड़े करें। उन्होंने कहा कि दिल्ली का आगामी चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये मेरी प्रतिष्ठा से जुड़ा है। अगर दिल्ली की जनता को लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है
तो आप झाड़ू का बटन मत दबाना, मुझे वोट मत करना। इस दौरान उन्होंने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से भी 5 प्रश्न पूछे। उन्होंने कहा कि जिन जिन लोगों को लगता है केजरीवाल ईमानदार है, हाथ खड़े करके बता दो जरा से। ये कैमरे वाले जरा से दिखा दो कि दिल्ली की जनता क्या सोचती है। जिन जिन लोगों को लगता है कि मोदी जी ने केजरीवाल के खिलाफ गंदा राजनीतिक षड्यंत्र रचा था, जिन जिन लोगों को लगता है कि मोदी जी ने केजरीवाल के खिलाफ बहुत बुरा षड्यंत्र रचा था, हाथ खड़े कर दो सब लोग। ये आने वाला चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। यह दिल्ली का आने वाला चुनाव केजरीवाल की अग्नि परीक्षा है। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है तो केजरीवाल को वोट देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल बेईमान है, मुझे कतई वोट मत देना। ये जो झाड़ू है ना, ये जो झाड़ू है, ये झाड़ू अब चुनाव चिन्ह नहीं है। ये झाड़ू चुनाव चिन्ह नहीं है आम आदमी पार्टी का। ये झाड़ू आस्था का प्रतीक है। जब एक आदमी वोट डालने जाता है और झाड़ू का बटन दबाता है तो अपनी आंख बंद करके पहले भगवान का नाम लेता है। इस झाड़ू का बटन तभी दबाना अगर आपको लगे केजरीवाल ईमानदार है, नहीं तो इस झाड़ू का बटन मत दबाना दोस्तों। केजरीवाल ने गरीब बच्चों की शिक्षा को लेकर कहा कि आज हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। 75 सालों में देश की हर सरकार ने सभी सरकारी स्कूल का बुरा हाल किया। आगे सुनिए उन्होंने क्या कहा। एक बात और बहुत जरूरी बात है, सारे जने बड़े ध्यान से सुनना। ये आरएसएस वाले कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, आरएसएस वाले कहते हैं हम देशभक्त हैं। आज मैं पूरे सम्मान के साथ, आरएसएस के प्रमुख हैं श्री मोहन भागवत जी, मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं और आपका समर्थन चाहता हूं। अगर मैं कोई गलत प्रश्न पूछूं तो बता देना, और सही प्रश्न पूछूं तो मैं आपसे हाथ खड़ा करवा के पूछूंगा। मेरा पहला प्रश्न है मोहन भागवत जी से। जिस तरह मोदी जी देश भर में लालच देके या ईडी और सीबीआई की धमकी देके डरा के दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, क्या यह देश के लिए सही है? मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप नहीं मानते कि यह भारतीय जनतंत्र के लिए हानिकारक है? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत जी से? मेरा दूसरा प्रश्न है उनसे, देश भर में सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी जी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। जिन नेताओं को कुछ दिन पहले मोदी जी ने खुद सबसे भ्रष्टाचारी बोला, जिन नेताओं को अमित शाह जी ने खुद भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन के बाद उनको बीजेपी में शामिल करा लिया। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार की राजनीति से आप सहमत हो? क्या आपने कभी ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत जी से? मेरा तीसरा प्रश्न है मोहन भागवत जी से, बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है कि नहीं है? कहा जाता है यह देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथभ्रष्ट ना हो। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप आज की बीजेपी के इन कदमों से सहमत हैं? क्या आपने कभी मोदी जी से यह सब ना करने के लिए बोला? मोहन भागवत जी बताएं कि क्या आपने मोदी जी को यह सब गलत हरकतें करने से रोका कभी? पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? मेरा चौथा प्रश्न है मोहन भागवत जी से, जेपी नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान
उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस बीजेपी की मां समान है कि नहीं है? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लग गया? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि आज मां को आंखें दिखाने लग गया? जिस बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, जिस बेटे को प्रधानमंत्री बनाया, आज वो बेटा पलट के मां को अपनी आंखें दिखा रहा है। मातृतुल्य संस्था आरएसएस, आज वो बेटा अपनी मातृतुल्य संस्था को आंखें दिखा रहा है। गोपाल राय ने अपने संबोधन में कहा, भाजपा का नारा है ना काम करूंगा ना करने दूंगा। दिल्ली के एलजी के माध्यम से बीजेपी ने दिल्ली में काम रोकने की कोशिश की, आपके मंत्रियों और मुख्यमंत्री को जेल में डाला, लेकिन दिल्ली के लोगों का काम नहीं रुका। भाजपा नेताओं से कहना चाहता हूँ, तुम्हारे पास ईडी और सीबीआई की ताकत है और अरविंद केजरीवाल के पास जनता की दुआ की ताकत है। भारतीय जनता पार्टी ने सपना देखना शुरू किया कि जैसे महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना को तोड़ दिया ईडी सीबीआई का डर दिखा करके, शरद पवार जी की पार्टी एनसीपी को तोड़ दिया ईडी सीबीआई का डर दिखा करके, उनके सगे भतीजे को तोड़ करके गठबंधन की सरकार गिरा दी और अपनी सरकार बना दी। भाजपा वाले सपने देख रहे थे दिल्ली में भी जब आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जेल चला जाएगा, आम आदमी पार्टी को तोड़ देंगे, केजरीवाल की सरकार गिरा देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं और भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूं, तुम्हारे पास ईडी की ताकत है, तुम्हारे पास सीबीआई की ताकत है, तुम्हारे पास पैसों की ताकत है, तुम्हारे पास सत्ता की ताकत है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास भी जनता के दुआओं की ताकत है, जनता के आशीर्वाद की ताकत है। बता दें कि केजरीवाल की जेल से बाहर आने के बाद और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद ये पहली जनता की अदालत होगी। इससे पहले केजरीवाल ने कहा था कि वो अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए खुद जनता के बीच जाएंगे और जब तक जनता उन्हें नहीं कहेगी वो सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। बताया जा रहा है कि दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हो रही है ये जनता की अदालत, दिल्ली की हर विधानसभा तक जाएगी। वहीं इस बीच बीजेपी ने उनके खिलाफ प्रदर्शनी लगाई है। बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेरने की तैयारी में है। प्रदर्शनी में दिल्ली सीएम के उस आवास की तस्वीरें लगाई गई है जिसमें अरविंद केजरीवाल रह रहे थे। इस पर लिखा है, अरविंद केजरीवाल को सरकारी घर नहीं चाहिए था, लेकिन आलीशान बंगला चाहिए था। साथ ही बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार को गिनाते हुए तस्वीर लगाई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की जनता की अदालत पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये एक प्रायोजित अदालत है, ये एक टीवी कार्यक्रम है। अगले 5-6 महीने के अंदर अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के स्थायी निवासी बन जाएंगे। तो वहीं दिल्ली से बीजेपी सांसद योगेंद्र चंडोलिया ने कहा कि ये अरविंद केजरीवाल का एक और ड्रामा है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय हो चुका है, सिर्फ मुकदमा चलना बाकी है। एक भ्रष्ट व्यक्ति को जनता की अदालत लगाने का हक किसने दिया? विधानसभा चुनाव को देखते हुए वो कुछ ड्रामा करेंगे। अब सोचने वाली बात ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता का समर्थन मिलेगा? क्या अरविंद केजरीवाल फिर से सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे? क्या दिल्ली में फिर से झाड़ू लहराएगा?